या बुद्धि से। तो बुद्धि लब्धि का संबंध किससे है? आंसर करिए आप लोग भी। आपका आंसर हो जाएगा डी। नाम से ही पता चल रहा है ना, बुद्धि की बात कर रहे हैं। बुद्धि लब्धि का सिद्धांत बुद्धि से संबंधित है। अगला है, किसके विचार में शिशुअवस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है? ऐसा किसके विचार से माना गया है? शिशुअवस्था में बालक प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है इसमें देखिए, सिगमंड फ्राइड, स्किनर, वॉटसन और इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये है सिगमंड फ्राइड। इसने अपने ही बच्चे पे एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, और सारी चीज़ें पता कर रखी थी। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि IQ को ज्ञात करने का सूत्र किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो IQ बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र दिया है किसने? थ्रस्टन ने, अस्टर्न ने, स्पीयरमैन ने और बीने ने। आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्टर्न ने दिया है। बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र फॉर्मूला किसने दिया है? अस्टर्न ने। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, शिक्षक का सर्वोच्च कर्तव्य है वह, आपके ऑप्शंस हैं, अपने समुदाय की सेवा करे, प्राचार्य के आदेशों का अनुसरण करे, छात्रों का कल्याण करे और शिक्षकों की मंडली में रहे। भाई तो ये तो कोई नहीं कहेगा कि एक टीचर होकर के आप शिक्षकों की मंडली में बैठे रहें, ये तो एकदम गलत हो जाएगा ना। आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि आप किसी भी हाल में जो है सो छात्रों का कल्याण करें। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, छात्रों का कल्याण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? जो सामान्य बुद्धि के बालक होते हैं वो प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? 11 माह में, 16 माह में, 34 माह में या 51 माह में? तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बच्चे जनरली आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 माह में बच्चे, सामान्य बुद्धि वाले बच्चे बोलना शुरू कर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि 30 महीने 32 महीने तक बच्चे नहीं बोलते हैं। तो उन लोगों में क्या होता है ना कि वो थोड़ा लेट से बोलते हैं। 3 साल के बाद भी बच्चे बोलते हैं, लेकिन ऐसा रेयर केस में होता है, 1-2 केस में ही ऐसा होता है। और वो अच्छा बोलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोलते हैं, और उसकी बुद्धि लब्धि भी ठीक होती है। लेकिन जनरली सामान्य बुद्धि वाले बालकों का जो बोलने की अवस्था होती है वो 11 माह का होता है। क्वेश्चन नंबर 66, इसका फॉर्मूला भी है, बुद्धि लब्धि निकालने का सही फॉर्मूला कौन सा है? वास्तविक आयु बटा मानसिक आयु इंटू 100। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट वन कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 66, सही आंसर बताइए। ये बहुत इजी है, लड्डू क्वेश्चन है ये। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं? उनकी मानसिक आयु बाई जो उसका रियल आयु होता है, रियल वास्तविक आयु, और इंटू 100 करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह खेल जिसमें बालक स्वयं को कुछ बनाता है, तो वो क्या होता है? रचनात्मक, काल्पनिक, स्वतंत्र और इनमें से कोई नहीं। आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि उसमें क्या होता है। वह खेल जिसमें बालक स्वयं को कुछ बनाता है, क्या होता है? तो स्वयं को कुछ बनाता है, इट मीन्स कि बच्चा जब कुछ कर करके सीखता है तो वो क्या करता है? वो रचना कर रहे हैं, रचनात्मक कार्य करता है वो। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रचनात्मक, क्रिएटिविटी। नेक्स्ट है, भाषा विकास के क्रम में अंतिम जो क्रम होता है, सोपान है, वो क्या है? ध्वनि पहचानना, ध्वनि का उच्चारण करना, शब्दों का उच्चारण या भाषा विकास की पूर्णावस्था। तो 68 का आपको बताना है सही आंसर क्या हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
भाषा विकास की पूर्णावस्था। अगला सवाल है, शिक्षा का कार्य है। शिक्षा का कार्य है, आपके पास 4 ऑप्शन है, बताना है। पहला है अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना, जन्मजात रुचियों को बदलना, जन्मजात व अर्जित रुचियों को अलग अलग रखना, या जन्मजात व अर्जित रुचियों को मिला देना। क्या होगा आपका आंसर? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना। अगला है रक्त प्रधान व्यक्ति। ऑप्शन हैं, प्रश्नचित होते हैं, चंचल होते हैं, क्रियाशील होते हैं, या इनमें से सभी होते हैं। तो रक्त प्रधान व्यक्ति कैसे होते हैं? रक्त प्रधान व्यक्ति इनमें से सभी होते हैं। वो प्रश्नचित भी होते हैं, खुश भी रहते हैं, चंचल भी होते हैं और एक्टिव भी होते हैं, ये सब कुछ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 71वां सवाल कह रहा है कि सीखने के मुख्य नियमों के अतिरिक्त गौण नियम भी है जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं। तो वो गौण नियम कौन कौन से हैं? पहला है प्रयत्न व भूल का नियम, दूसरा है बहुप्रतिक्रिया का नियम, तीसरा है अभ्यास का नियम और चौथा है प्रभाव का नियम। तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बहुप्रतिक्रिया नियम। ठीक है, जो मुख्य नियमों को विस्तार देते हैं वो बहुप्रतिक्रिया नियम होते हैं। ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्न में से जो अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है वो क्या है? समान अंशों का सिद्धांत, असमान अंशों का सिद्धांत, सामान्यकरण का सिद्धांत या द्विपक्षीय सिद्धांत। तो जो अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है, नहीं वाला वर्ड पे बच्चों आप लोग थोड़ा फोकस करेंगे। नहीं, नहीं पर ठीक है, तो नहीं वाला पूछ रहा है, आपको बताना है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असमान अंशों का जो सिद्धांत होता है वो अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है सीखना सीखना प्रभावित होता है मन से, आत्मा से, वृद्धि से या प्रेरणा से। सीखना जो है लर्निंग किससे इफेक्टिव होती है? आपको बताना है। 73 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रेरणा से। सीखना प्रभावित होता है किससे? मोटिवेशन से, प्रेरणा से। अगला सवाल है, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है कहाँ से? लैटिन भाषा के मी धातु से, मोट धातु से, मोटम धातु से या मोम धातु से। तो मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है? लैटिन भाषा के किस वर्ड से हुई है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, मोटम धातु से मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला सवाल है, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला है आवश्यकताएं, आकांक्षा, स्तर एवं रुचि, तीसरा है संवेगात्मक स्थिति और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले ये कारक इनमें से कोई नहीं है। ना ही आवश्यकता है, ना ही आकांक्षा, स्तर एवं रुचि है और ना ही संवेगात्मक स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, क्या कह रहा है कि जो दृष्टिहीन बालकों को शिक्षण दिया जाता है वो शिक्षण है दृश्य श्रव्य सामग्री द्वारा, टंकन द्वारा, ब्रेल पद्धति द्वारा या गाने बजाने द्वारा। तो दृष्टिहीन बालकों की बात आई है, नेत्रहीन जिनकी आंखें नहीं हैं, कैसे पढ़ेंगे वो लोग? तो वो लोग कैसे पढ़ेंगे? ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं वो लोग। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नेत्रहीन बच्चे ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। अगला सवाल है, वंचित वर्ग के बालकों के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन आते हैं? आपके ऑप्शन है दृष्टिहीन व अपंग बालक, मंदबुद्धि व हकलाने वाले बालक, पूर्ण बधिर या आंशिक बधिर वाले बालक
और उपयुक्त में से सभी। तो वंचित वर्ग हम लोग किसको कहते हैं, उसको किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, कौन होते हैं, कैसे होते हैं, जन्मजात होते हैं या बाद में होते हैं या आनुवंशिक होते हैं या इनमें से कोई नहीं? 78 का आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट में लिखिए। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो जन्मजात होते हैं, उनकी हेरिडिटी में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से बालक आते हैं? नेत्रहीन बालक, शारीरिक विकलांग बालक, गूंगे तथा बहरे बालक या इनमें से सभी? क्या ये सारे विकलांग बालक की क्वालिटी होती है? नेत्रहीन होना, शारीरिक विकलांग होना, गूंगा बहरा होना? बताइए आप लोग जरा सा। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये सब विकलांग की कैटेगरी में आते हैं। कोई नेत्रहीन है तो वो भी विकलांग है, शरीर से हाथ नहीं है, पैर नहीं है तो वो भी विकलांग है। अगर वो गूंगा है या बहरा है, बोल नहीं सकता या सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, तो वो सब क्या है, वे सब विकलांग की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है, 80 नंबर क्वेश्चन है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की विशेषता होती है। आपके ऑप्शन हैं, संवेगात्मक रूप से अस्थिर, सीमित रुचि वाले, निरंतर अवस्था का होना या उपयुक्त में से सभी? 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की यही विशेषता होती है कि वो संवेदनात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, सीमित रुचि वाले होते हैं, उनको किसी ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता है, और निरंतर अवस्था का होना होता है। तो ये सब है। 81 कह रहा है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तमसे श्री गुरुवे नमः। शिष्य के लिए गुरु की उपयुक्त मान्यता किस शिक्षा दर्शन के अनुसार है? तो ये जो इतना सुंदर खूबसूरत सा श्लोक है ना, कह रहा है कि किस शिक्षा दर्शन के अनुसार गुरु को इतना श्रेष्ठ बताया गया है। आपके ऑप्शन है प्रकृतिवाद, मार्क्सवाद, यथार्थवाद या आदर्शवाद? आपका आंसर क्या होगा? और इसका कोई भी गलती नहीं करेगा बच्चे, है ना। इसका आंसर देखिए बहुत ईजी है। गुरु के बारे में हम कब इतना अच्छा सोच सकते हैं? जब हम आदर्श को फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आदर्शवाद। अगला है, यथार्थवादी शिक्षा निम्नांकित पर केंद्रित है। तो जो ये यथार्थवादी शिक्षा है ये किस पर केंद्रित है आपको बताना है। ये वर्तमान काल पर केंद्रित है या भूतकाल पे केंद्रित है या भविष्य काल में केंद्रित है या उपयुक्त तीनों काल में ये केंद्रित है। यथार्थवादी शिक्षा क्या इन सभी कालों पर केंद्रित होता है आपको बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि हम वर्तमान की बात करते हैं, भूत भविष्य तो हमने नहीं देखा। यथार्थ मतलब ही होता है सच, फैक्ट। ये आज की बात करता है, सिर्फ और सिर्फ आज की बात करता है, बीते हुए कल या आने वाले कल की बात नहीं करता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को इस ओर प्रवृत्त करना है, किस ओर? आपके ऑप्शन है, इच्छा न कर कर्म में प्रवृत्त करना, चार आर्य सत्यों का ज्ञान करना, सत्य जीवन की ओर या मोक्ष प्राप्ति? आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें 83 का? इसमें आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इच्छा न कर क्रम में प्रवृत्त करना। ठीक है, अगला सवाल है, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार आदर्शवाद आइडियलिज्म का रूप निम्नलिखित है। तो ये आदर्शवाद का रूप जो है वो निम्नांकित है, किसके अनुसार है ना, भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार। तो वो कौन सा है? जैसे आध्यात्मवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद या प्रकृतिवाद? किन के अनुसार है?
84 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अध्यात्मवाद के अनुसार है, आदर्शवाद का अनुरूप निम्नांकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है। यह कथन किस भारतीय चिंतक के शिक्षा दर्शन को व्यक्त करता है? आपके ऑप्शंस हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, महर्षि अरविंद और स्वामी विवेकानंद। तो आपको बताना है कि शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है। इतनी सुंदर लाइन कहने वाले वो महात्मा कौन थे, आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वो स्वामी विवेकानंद थे। ठीक है, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद ने कहा है। और यह कथन किस भारतीय चिंतक के दर्शन को व्यक्त करता है? तो ये स्वामी विवेकानंद के चिंतक के दर्शन को व्यक्त करता है। अगला सवाल है, बुनियादी शिक्षा योजना के आधारभूत सिद्धांत थे। आपके ऑप्शन है शिक्षा स्वावलंबी हो, उद्योग से समाहित कर सभी विषय पढ़ाए जाएं, उसके बाद है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा 86 का ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, नालंदा बौद्ध शिक्षा केंद्र में द्वार पंडित का क्या कार्य है? आपके ऑप्शन से कुलपति का कार्य करना, विद्यार्थियों के आने जाने को नियंत्रित करता था, प्रवेश हेतु परीक्षा लेता था, या चौकीदारी का कार्य करता था। नालंदा बौद्ध शिक्षा केंद्र में द्वार पंडित क्या करते थे, आपको यहाँ पे बताना है। तो वहाँ के जो द्वार पंडित रहते थे वो क्या करते थे, प्रवेश हेतु परीक्षा लेते थे, तब जाकर के प्रवेश देते थे। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। 88 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है नालंदा बौद्ध शिक्षा केंद्र में कौन कौन से भारतीय मूल्यों का प्रावधान है? आपके ऑप्शन है धर्मनिरपेक्षता, समाजवादी समाज, लोकतंत्रात्मक मूल्य, या उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 88 का? 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल है, महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा योजना का भारतीय शिक्षा में क्या योगदान था? ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा योजना का भारतीय शिक्षा में क्या योगदान था? आपके ऑप्शन से 7 से 14 वर्ष की शिक्षा निःशुल्क अनिवार्य हो, या शिक्षा का औद्योगिकरण हो, या शिक्षा का राजनीतिकरण हो, या शिक्षा का पूर्ण आत्मनिर्भरीकरण हो। तो आपको बताना है कि 89 का क्या आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि 7 से लेकर 14 वर्ष की शिक्षा जो है वो एकदम निःशुल्क और एकदम अनिवार्य इनिशियल कर दिया जाए। 90 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक एक दार्शनिक मित्र तथा पथ प्रदर्शक यानी कि फिलोसोफर, फ्रेंड एंड गाइड है। शिक्षक जो कि बालक को अपने ढंग के अनुसार होने हेतु प्रदान करता है। ये शब्द निम्नलिखित में से किस चिंतक के थे? आपके ऑप्शन है महर्षि अरविंद, या महात्मा गांधी, या स्वामी विवेकानंद, या स्वामी दयानंद सरस्वती। तो किस शिक्षाविद ने ये कहा था कि बालक को अपने ढंग के अनुसार होने हेतु प्रदान कर लेता है? ये शब्द किस चिंतक के थे? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 90 का सी नंबर ऑप्शन। ये भी बात कथन जो है वो स्वामी विवेकानंद के थे। नेक्स्ट है, आई थिंक कि आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे। हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आदर्श क्लासेस में, और आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोगों ने CDP का 90 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है। आज हम लोग 91 से शुरू करेंगे, और आई होप कि इसमें जितने भी संभावित प्रश्न हैं ये आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा। ये एकदम न्यू सिलेबस पर बेस्ड है, न्यू सिलेबस पर आधारित है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ग्रामीण क्षेत्रों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित विद्यालयों का प्रावधान है। जैसे आपके ऑप्शंस हैं सैनिक विद्यालय, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और बुनियादी शिक्षा विद्यालय। तो ये जो 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पे दिए गए हैं, आपको इनमें से करेक्ट वन ढूंढना है और आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बुनियादी शिक्षा विद्यालय। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 92, निम्नांकित शिक्षा दर्शन में से कौन सा शिक्षक को महत्व न देकर प्रकृति को बालक का गुरु मानता है ना। नेचर इज अ टीचर, इट मीन्स कि प्रकृति को बालक का गुरु मानता है कि बालक कहाँ से सीखते हैं, प्रकृति से सीखते हैं। और ये कौन सा ऐसा शिक्षा दर्शन है जिसमें टीचर को कोई वैल्यू नहीं दिया गया है। आपके ऑप्शन है मार्क्सवाद, आदर्शवाद, अस्तित्ववाद और प्रकृतिवाद। आपको बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आपके ऑप्शंस में ही आंसर छुपा हुआ होता है, बस आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है। देखिए बालक का गुरु किसको माना गया, प्रकृति को, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रकृतिवाद। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकृतिवाद। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की शिक्षा को पाठ्यचर्या या करिकुलम में कौन सा शिक्षा दर्शन प्रावधान देता है। आपके ऑप्शंस हैं प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद और अस्तित्ववाद। तो क्या आंसर हो जाएगा 93 का, 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकृतिवाद। ठीक है, अगला सवाल है, कोठारी शिक्षा आयोग ने बुनियादी शिक्षा के कार्य को शिक्षा में किस रूप में स्वीकार किया है। आपके ऑप्शंस हैं अग्रगामी दृष्टि, उत्पादक कार्य, रुचि कार्य या कार्यानुभव। तो आपको बताना है इनमें से करेक्ट वन। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्य अनुभव। वर्क एक्सपीरियंस को बुनियादी शिक्षा के कार्य को शिक्षा के रूप में स्वीकार किया है कि जो आपको कार्य का जो अनुभव होता है ना, वही बुनियादी शिक्षा पर बेस्ड है। अगला सवाल है, भारतीय शिक्षा चिंतकों में निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं। तो निम्नांकित उल्लेखनीय थे, कौन कौन थे। आपके ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड उपरोक्त सभी। 95 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, वैदिक काल में स्त्री शिक्षा के प्रमाण स्वरूप निम्नांकित विदुषी महिला के नाम उल्लेखनीय हैं। आपके ऑप्शंस हैं अपाला, गार्गी, घोष या फिर इनमें से सभी। तो 96 का क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सभी वैदिक काल में स्त्री शिक्षा के प्रमाण स्वरूप विदुषी महिला के नाम से उल्लेखनीय हैं, गार्गी, अपाला और घोष। 97 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक काल में शिक्षा केंद्र क्या कहलाते थे। विद्यालय, गुरुकुल, गुरुगृह या चटशाला। तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले ज़माने में ना क्या कहलाते थे, गुरुकुल कहलाते थे, गुरुकुल कहलाते थे। ठीक है, अगला सवाल है 98 नंबर, अच्छी शिक्षा प्रणाली में निम्नांकित अनुशासन श्रेष्ठ होता है। आपके ऑप्शंस हैं कठोर अनुशासन, आत्मानुशासन, स्वतंत्र अनुशासन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताना है कि क्या आपका आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आत्मानुशासन। आत्मानुशासन अच्छी शिक्षा प्रणाली में अनुशासन श्रेष्ठ होता है। कौन सा अनुशासन, आत्मानुशासन। अगला सवाल है, स्वामी विवेकानंद शिक्षा की किस पद्धति के समर्थक थे, है ना, स्वामी विवेकानंद। आपके ऑप्शंस हैं परंपरागत प्रणाली,
पाश्चात्य पद्धति, गुरुकुल प्रणाली या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गुरुकुल प्रणाली। अगला सवाल है 100 नंबर। सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमारे जीवन और समस्त सृष्टि के बीच समरसता स्थापित करती है। यह कथन किस भारतीय शिक्षाविद का है? आपके ऑप्शंस हैं महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। तो किनका ये कथन है कि सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमारे जीवन और समस्त सृष्टि के बीच समरसता स्थापित करती है? ये कथन है आपका ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर जी का। ठीक है। नेक्स्ट, प्रकृतिवाद के समर्थकों में रूसों के अतिरिक्त निम्नांकित विद्वान थे। कौन कौन थे रूसों के अतिरिक्त? हर्बर्ट स्पेंसर, कॉमेनियस, बेकन या सभी? तो अब आपको 101 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बताना है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी प्रकृतिवाद के समर्थकों में रूसों के अतिरिक्त ये सब विद्वान थे वहाँ पे, रूसो एक अकेला नहीं था। नेक्स्ट है, शिक्षा संबंधी सभी प्रश्न वास्तव में दर्शन संबंधी प्रश्न ही हैं। यह मत किस शिक्षाविद का है? आपके ऑप्शन हैं रविंद्रनाथ टैगोर, एडम्स, रूसो और रॉस। 102 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये रॉस का कथन है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने 1937 में अपने शिक्षा संबंधी विचार किस पत्रिका में प्रकाशित किए थे? आपके ऑप्शंस हैं केसरी, हरिजन, यंग इंडिया और यंग इंडियंस। तो 103 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी जी ने हरिजन नाम से क्या किया था? पत्रिका प्रकाशित किया था। नेक्स्ट है, गीता के शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षण विधि शिक्षार्थी के निम्नांकित के अनुकूल होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है स्वधर्म, स्वभाव, उपरोक्त ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। 104 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथार्थवादी दृष्टि में अनुशासन शिक्षार्थी को यथार्थ जगत से समायोजित करता है, बंधनों से मुक्त करता है, आदर्श की ओर प्रेरित करता है या उपयुक्त में से कोई नहीं। 105 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, यथार्थ जगत से समायोजित करना है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है, शिक्षा दर्शन में प्रकृतिवाद किसकी देन है? कॉमेनियस की, बेकन की, पेस्टालॉजी की या रूसो की? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉमेनियस की। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रकृतिवाद शिक्षा दर्शन में शिक्षक का योगदान क्या है? एक निदेशक के रूप में, अनुशासक के रूप में, नेता के रूप में या माली के रूप में? क्या हो जाएगा आपका आंसर? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा एक माली के रूप में। 107 नंबर का डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा में खेल प्रणाली किसका आविष्कार है? खेल प्रणाली किसका आविष्कार है? आपके ऑप्शन हैं आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद और ऑप्शन डी है प्रयोजनवाद। तो आपको बताना है कि आपका सही आंसर क्या है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकृतिवाद। नेक्स्ट है, टैगोर का शिक्षा जगत को क्या योगदान है? टैगोर का शिक्षा जगत को क्या योगदान है? आपके ऑप्शंस हैं विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा, शिक्षा का व्यापक अर्थ, ललित कलाओं शैक्षिक महत्व या फिर ऑप्शन डी है विश्व भारती की स्थापना। अब आपको बताना है राइट वन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्व भारती की स्थापना। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं आत्म साक्षात्कार, जीविकोपार्जन, चरित्र विकास और शारीरिक विकास। योर आंसर विल बी ऑप्शन ए, आत्म साक्षात्कार। पहले आत्मा को साक्षात करो, शिक्षित करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में रविंद्रनाथ किस परिवेश पर जोर देते थे? आपके ऑप्शंस हैं प्राकृतिक परिवेश, सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश और उपरोक्त में से सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? और आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, इस पर सब में जोर देते थे वो। अगला सवाल है, शैक्षिक समाजशास्त्र निम्नांकित परिवर्तनशीलता का अध्ययन करना है। ऑप्शंस हैं शिक्षा द्वारा समाज में परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन द्वारा शिक्षा में परिवर्तन, या ऑप्शन सी है केवल शिक्षा और समाज पर राज्य का नियंत्रण, या ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 113, समुदाय में प्रचलित व्यवसाय व उद्योग से बालक क्या सीखते हैं? तो समुदाय में प्रचलित व्यवसाय व उद्योग से बालक क्या सीखते हैं? आपके ऑप्शंस हैं व्यापार करना, कारखानों में काम करना, खेतों पर कृषि कार्य, या व्यावसायिक कार्य। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यावसायिक कार्य। आजकल शिक्षा इस पर ज़्यादा जोर दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट वन है, सांस्कृतिक विडंबना के निराकरण में शिक्षा किस प्रकार सहायक हो सकती है? सांस्कृतिक विडंबना, आई थिंक यहाँ विडंबना होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया शायद। पहला ऑप्शन है शिक्षा पुरातन मूल्यों का संरक्षण करती है, शिक्षा भौतिक संस्कृति में परिवर्तन करती है, शिक्षा से नवीन मूल्य अपनाने में सहायता मिलती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा से नवीन मूल्य अपनाने में हमें सहायता मिलती है। ये देखिए मिलती है, ये मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, क्या है? मिलती, मितली हो गया, कोई नहीं। नेक्स्ट है, सामाजिक नियंत्रण सोशल कंट्रोल की अवधारणा में निम्नांकित बिंदु उल्लेखनीय हैं। आपके ऑप्शंस हैं यह निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन है, यह समाज द्वारा सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करता है, यह समाज द्वारा मान्य व्यवहार प्रतिमान के अनुरूप व्यक्ति के व्यवहार को ढालने का साधन है, या इनमें से सभी। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सही हो जाएगा कि इनमें से सभी। नेक्स्ट है 116 नंबर, सामाजिक गतिशीलता सोशल मोबिलिटी में सम्मिलित है क्या क्या? उच्च स्थिति प्राप्त करना, निम्न स्थिति में चला जाना, ऊपर उठना, या उपरोक्त में से सभी। तो 116वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नांकित में से सामाजिक नियंत्रण जो सोशल कंट्रोल का साधन नहीं है। तो आप यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या है कि साधन नहीं बोला गया है। ठीक है, परंपराएं, नैतिकता, विकास और धर्म। तो कौन सा नहीं है? आपको नहीं वाले शब्द पे जरा सा फोर्स देना है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ये सामाजिक नियंत्रण का कोई साधन नहीं है। विकास क्या है? विकास बस अपना जितना कर सकते हैं उतना करिए। संविधान की किस धारा में अस्पृश्यता के निषेध का प्रावधान है? देखिए एकदम लड्डू क्वेश्चन आया आप लोगों के लिए, बहुत ही प्यारा है, सभी को पता है। अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का उल्लेख किसमें है ना? अनुच्छेद 17 अनटचेबिलिटी। नेक्स्ट, सामाजिक नियंत्रण का उद्देश्य है क्या? आपके ऑप्शन है सामाजिक स्थिरता,
सामूहिक एकरूपता, स्वेच्छाचारित्व पर रोक लगाना या उपरोक्त में से सभी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 119 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, नेक्स्ट है 120 नंबर, सामाजिक परिवर्तन का कारक है। क्या क्या है? पहला है धर्म, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है विकास और चौथा है समाज। 120 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा से ही देश विकास करता है। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय, जो सोशल जस्टिस है, वो निम्नलिखित में से क्या है? समाज में सभी को समानता मिले, दूसरा है स्वतंत्रता मिले, तीसरा है अधिकार मिले और चौथा ये में सभी। ठीक है, तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समाज में क्या मिले? सभी को समानता मिले। ठीक है, अधिकार नहीं, अधिकार नहीं, इसलिए कि क्या दूसरे की संपत्ति पे आप कैसे अधिकार कर लोगे? हाँ, समाज में सभी को समानता मिले, ये हो जाएगा। और उपरोक्त में से सभी वाला आंसर हर बार सही नहीं होता है सर, इसलिए थोड़ा इस पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सामाजिक गतिशीलता के निम्नलिखित क्षेत्र हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं सामाजिक गतिशीलता के? आपके ऑप्शंस हैं व्यावसायिक स्तरीकरण, सामाजिक वर्ग, उपभोग स्तरीकरण और उपरोक्त में से सभी। क्या हो जाएगा करेक्ट वन? आपका आंसर हो जाएगा 122 का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा को विनियोग मानने में निम्नलिखित कठिनाइयाँ हैं। आपके ऑप्शन है यह लंबी अवधि का विनियोग है, यह शिक्षा स्वयं साधन नहीं है, तीसरा है शिक्षा व आर्थिक विकास का घनात्मक संबंध समझने में भ्रम और चौथा ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपरोक्त में से सभी। तो 123 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपरोक्त में से सभी। शिक्षा को विनियोग मानने में ये सारी कठिनाइयाँ, ये लंबी अवधि का विनियोग है, शिक्षा स्वयं एक साधन नहीं है और शिक्षा व आर्थिक विकास का घनात्मक संबंध समझने में क्या है? एक भ्रम की स्थिति है। ठीक है, तो ये सारा कठिनाइयाँ हैं। अगला सवाल है समाज शास्त्र शिक्षा के स्वरूप को निश्चित करती है तथा शिक्षा क्या क्या करती है? आपके ऑप्शन से समाज शास्त्र द्वारा प्रभावित होती है, सामाजिक विकास की आधारशिला है, सामाजिक विकास शिक्षा का निर्माण करता है और उपरोक्त में से कोई नहीं। एक बार आप लोग जरा ट्राई करिए, क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, सामाजिक विकास की आधारशिला है। जो समाज है वो विकास की आधारशिला है। अगला सवाल है विद्यालय सामाजिकरण के क्षेत्र में न केवल इसका अभिकरण है अपितु वह समाज की सांस्कृतिक प्रगति का है। क्या है? संरक्षक है, संशोधक है, आलोचक है या समर्थक है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और कम से कम 100 टाइम्स सवाल में पूछ लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संरक्षण है। ठीक है, विद्यालय सामाजिकरण के क्षेत्र में न केवल इनका अभिकरण है अपितु यह समाज की सांस्कृतिक प्रगति का संरक्षक है। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी बड़ा ना हो जाए, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि आज यहीं तक रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके देन, thank you so much, thanks for watching and we will meet very soon with another video। हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग खूब पढ़िए, खूब बढ़िए और झारखंड में एक सीट अपने लिए इंश्योर करिए।
तथा ग्रीक भाषा के निम्नांकित शब्द से बना है? आपके ऑप्शंस हैं लॉगी, अलॉगी, लॉगी और लॉगियस। आपको बताना है राइट आंसर क्या है। आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, लॉगियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे का सामाजिकरण तब होता है जब वह समाज के व्यवहार प्रतिमानों को, आपके ऑप्शन से स्वीकार करे, उनसे समायोजन कर ले। सी ऑप्शन है उपरोक्त ए और बी दोनों, या डी है उनमें से कोई नहीं। तो क्या कर लेगा बच्चा जब वो सामाजिकरण कब होगा बच्चे में? जब वो समाज के प्रति उनके व्यवहार और प्रतिमानों को क्या कर लेगा? दोनों कर लेगा। इट मीन्स कि उसे स्वीकार करेगा और उसका समायोजन करेगा, आत्मसात करेगा। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के सामाजिकरण हेतु शिक्षा का वह कौन सा कार्य है? तो बालक के सामाजिकरण हेतु शिक्षा का क्या कार्य है? आपके ऑप्शन है शिक्षक अभिभावक सहयोग विकसित करना, संस्कृति का हस्तांतरण का प्रयास करना, वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति से अवगत कराना, या डी नंबर है उपरोक्त ए और बी दोनों। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों हो जाएगा, ए और बी। संस्कृति का हस्तांतरण और शिक्षक अभिभावक सहयोग विकसित करना बालक के सामाजिकरण हेतु शिक्षा का यह कार्य होता है। अगला सवाल है, सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण रूप है तथा इसमें कोई अंतर नहीं है। ब्राउन के इस कथन का क्या आशय है? आपके पास चार ऑप्शन हैं। सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन के सिक्के के दो पहलू हैं। ऑप्शन बी है सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का ही एक अंग है, या ऑप्शन सी है सामाजिक के बाद सांस्कृतिक परिवर्तन होना आवश्यक है, या डी नंबर है उपरोक्त में से सभी। आपको बताना है कि करेक्ट वन आंसर क्या है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कुछ है। ब्राउन के इस कथन का क्या आशा है? तो उनका ये तीनों उनका कहने का अर्थ है, मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांगों के शिक्षा के समान अवसर देने हेतु निम्नांकित उपयोगी हैं। विकलांग हैंडीकैप्ड को शिक्षा देने के समान अवसर देने हेतु कौन कौन सी उपयोगी बातें हैं? पहला है सामान्य शिक्षा प्रणाली में विशेष प्रयास किया जाए। दूसरा है विशिष्ट विद्यालयों में उन्हें पृथक शिक्षा दी जाए। तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ठीक है, अगला सवाल है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का निम्नांकित पक्ष सबल करना है। तो ये जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का किस पक्ष को सबल करना है? ऑप्शन से गुणवत्ता को, परिणाम को, शिक्षण सामग्री को, या उपरोक्त में से सभी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणवत्ता को, क्योंकि शिक्षण सामग्री को क्या सबल कर सकता है वो, उसके परिणाम को भी वो क्या करेगा। इसीलिए आपका उपरोक्त सभी वाला आंसर नहीं होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा गुणवत्ता को। ठीक है, नेक्स्ट है, समुदाय शिक्षा किस प्रकार अभिकरण होता है? समुदाय शिक्षा किस प्रकार का अभिकरण होता है? आपके ऑप्शन है अनौपचारिक, बी है औपचारिक, सी है निरौपचारिक, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें 132 का ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनौपचारिक। ठीक है, आगे है, बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया तीव्र करने हेतु निम्नांकित उपाय प्रभावी होते हैं। तो आपको बताना कौन सा उपाय प्रभावी होता है। आपके ऑप्शन से अनुशासनहीन बालकों को दंड देना, अनुशासनहीन बालकों को सामाजिक बहिष्कार करना। दंड देने की बात तो जीवन में कोई नहीं करता है, एनसीईआरटी तो सीधे कहता है कि बच्चे को कुछ ना करो। शिक्षक अभिभावक का सहयोग, या उपरोक्त में से सभी। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा।
ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया तीव्र करने हेतु शिक्षक अभिभावक का सहयोग होना चाहिए, क्योंकि ना हम उसे समाज से बाहर कर सकते हैं, ना ही बालकों को दंड देने का हमें कोई अधिकार होता है। ठीक है, बालक तो क्या मासूम होते हैं, उनको क्या ही दंड देना। और अनुशासनहीनता तो बच्चे ही करेंगे, लेकिन हम लोगों को उनको प्यार से समझाना होता है, ना कि दंड देना होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, शिक्षा के व्यक्तिक एवं सामाजिक उद्देश्यों में यह होना वांछनीय है क्या? पहला ऑप्शन है प्रतिद्वंदिता, दूसरा है प्रतियोगिता, तीसरा है समन्वय या चौथा उपरोक्त में से सभी। तो कौन सा वांछनीय है आपको ये बताना है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समन्वय। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। अगला सवाल है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है क्या है? सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है सार्वभौमिक शाला में नामांकन, दूसरा है नगरीय क्षेत्र में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, तीसरा है सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा या चौथा उपरोक्त में से सभी। आपको बताना है इसका करेक्ट वन आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक शिक्षा। ठीक है, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा युवक पीढ़ी का विधिवत सामाजिकरण है, यह परिभाषा किसने दी है? शिक्षा युवक पीढ़ी का विधिवत सामाजिकरण है, ये परिभाषा किसने दी है? आपके ऑप्शन है बोगार्ट्स, दूसरा है बैंडिस, तीसरा है स्मिथ और चौथा है दुर्खिम। आपको बताना है कि इसका परिभाषा किसने दिया है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्खिम। ठीक है, अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे विद्यालय बालकों के सामाजिकरण में असफल रहते हैं जो, आपके ऑप्शन से धर्म विशेष के आधार पर संचालित हैं, जाति विशेष के आधार पर संचालित हैं, भाषा विशेष के शिक्षण पर जोर देते हैं या उपरोक्त में से सभी। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। वो विद्यालय बालकों के सामाजिकरण में असफल हो जाते हैं जो जाति या धर्म के आधार पर संचालित किए जाते हैं, इसीलिए, या जो विशेष शिक्षा पर जोर देते हैं, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है, बालकों के सामाजिकरण के विद्यालय का यह एक पक्ष विशेष प्रभावी होता है। आपके ऑप्शन से खेलकूद की सुविधा, बी नंबर है अनुकूल पर्यावरण, नंबर सी है शाला भवन या नंबर फोर्थ है शाला उपकरण। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकूल पर्यावरण अगर बच्चों को मिले तो बालक के सामाजिकरण के विद्यालय का यह पक्ष विशेष प्रभावी होता है। इट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकूल पर्यावरण बच्चों को मिलना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता की शिक्षा के क्या लाभ हैं? आपके ऑप्शन हैं राजनीतिक एकता, ऑप्शन बी है सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय भावना का विकास और चौथा नंबर है उपरोक्त में से सभी। आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शिक्षा के लाभ है राजनीतिक एकता, सामाजिक उन्नति, राष्ट्रीय का भावना का विकास, ये सारे इनका लाभ है। राष्ट्रीयता की शिक्षा के ये सारे लाभ हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक संस्था बालकों को मातृभाषा सिखाती है? ऑप्शन है परिवार, पड़ोस, विद्यालय या सामाजिक वर्ग। आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। सामाजिक संस्था बालकों को मातृभाषा सिखाती है, तो मातृभाषा कौन सिखाएगा? सबसे पहला बच्चों को उसका परिवार। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल है, प्रेरणा का स्रोत निम्नांकित होता है, क्या होता है?
पहला ऑप्शन है पर्यावरणीय, दूसरा है आंतरिक, तीसरा है ग्राह्य और चौथा है ए और बी दोनों। तो आपको यहाँ पे देखना है कि आपका करेक्ट आंसर क्या है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला सवाल है, अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने में शिक्षार्थी की निंदा की अपेक्षा प्रशंसा करना अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि निंदा उसे क्या बना देती है बच्चे को? आपके ऑप्शन से भयभीत कर देती है, हतोत्साहित कर देती है, अपमानित कर देती है या उपरोक्त में से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? उपरोक्त में से सभी। बच्चे को ये सब कर देती है निंदा, इसीलिए निंदा नहीं करना चाहिए। बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि हतोत्साहित करना चाहिए। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में शिक्षार्थी को उनके परिणामों से अवगत कराने से इसे इनके द्वारा अभिप्रेरण यानी कि मोटिवेशन मिलता है। आपके ऑप्शंस हैं असफलता की सूची, दूसरा है सफलता की सूची, तीसरा है प्रतिपुष्टि द्वारा पुनर्बलन या चौथा है निंदा व प्रशंसा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके। नेक्स्ट है, अधिगम के सिद्धांतों में निम्नलिखित प्रमुख हैं क्या? पहला है साहचर्यवाद, दूसरा है शास्त्रीय अनुबंध, तीसरा है क्रिया प्रसूत अनुबंध और चौथा उपरोक्त में से सभी। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सभी। नेक्स्ट है, सापेक्ष तथा नवीन परिस्थितियों के साथ साथ समायोजन करने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं। जैव वैज्ञानिक उपागम की दृष्टि से बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है? आपके ऑप्शन है विलियम स्टर्न, बी बर्ट, सी ऑप्शन है कॉल्विन और फोर्थ है फ्रीमैन। आपको बताना है कि यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, बर्ट। नेक्स्ट सवाल है, व्यक्तिगत के निर्माण का फ्रायड के अनुसार कौन सा सिद्धांत है? मनोविश्लेषण का सिद्धांत, प्रारूप का सिद्धांत, विशेषक सिद्धांत या उपरोक्त में से सभी। आपको बताना है करेक्ट वन आंसर। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोविश्लेषण का सिद्धांत। नेक्स्ट है, विशेषक सिद्धांत को किसने व्यक्तित्व के निर्धारण हेतु प्रवर्तित किया है? आपके ऑप्शन है जुंग, फ्रायड, आलपोर्ट या वुड्सवर्थ। आपको बताना है करेक्ट वन आंसर। करेक्ट है ऑप्शन सी, आलपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंद बुद्धि बालकों के तादात्म्यकरण या निदान की विधियां हैं। ऑप्शन है उपलब्धि परीक्षण, बी है मानवीकृत नैदानिक परीक्षण, सी है ए और बी दोनों या डी है कोई नहीं। तो 148 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला सवाल है, व्यक्ति के व्यवहार का समग्र गुण है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसने दी है? आपके ऑप्शन हैं वुडवर्थ, बी नंबर है वैलेंटिन, तीसरा है बोरिंग और चौथा है वॉरेन। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। वुडवर्थ ने व्यक्तित्व के व्यवहार का समग्र गुण है ऐसा परिभाषा दिया है। अगला सवाल है, थॉर्नडाइक का समान तत्व सिद्धांत निम्नांकित अधिगम के इस का सिद्धांत है, किसका सिद्धांत है? आपके ऑप्शन है स्त्रीकरण, ऑप्शन बी है अंतरण, ऑप्शन सी है पुनर्बलन और ऑप्शन डी है परिवर्तन। तो आपको बताना है थॉर्नडाइक का समान तत्व सिद्धांत किस पर बेस्ड है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरतरण पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का विकास 1971 में किस नाम से हुआ? ऑप्शन है आर्मी बीटा, बी नंबर है आर्मी गामा, सी है आर्मी अल्फा और चौथा है आर्मी ओमेगा। सो योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, आर्मी अल्फा।
अगला सवाल है, विद्यालय कार्य में स्थानांतरण की सर्वोत्तम विधि है। क्या है? स्थानांतरण की शिक्षा देना, यह कथन है। तो विद्यालय कार्य में स्थानांतरण की सर्वोत्तम विधि है स्थानांतरण की शिक्षा देना, यह कथन है। आपके ऑप्शन है सॉरेंस का, कैरेट का, भाटिया का या क्रोन क्रो का। तो आपके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, ये सॉरेंस का है। अगला सवाल है, समायोजन द्वारा निम्नलिखित नेक्स्ट है, समायोजन द्वारा निम्नलिखित से उत्पन्न टेंशन तनाव क्या कम होता है? समायोजन द्वारा निम्नलिखित से उत्पन्न जो तनाव होता है वो कम होता है। किससे? आपके ऑप्शन से कुंठा से, द्वंद्व से, विरोध से या उपरोक्त में से सभी। योर आंसर विल बी डी। नेक्स्ट है, अभिरुचि, अभिवृत्ति, उपलब्धि तथा लैंगिक कौन सी विभिन्नताओं के क्षेत्र में है? ऑप्शन है व्यक्ति की आंतरिक विभिन्नताएं, बी नंबर है सामाजिक विभिन्नताएं, सी है व्यक्तिगत विभिन्नताएं और फोर्थ है चारित्रिक विभिन्नताएं। तो आपको बताना है करेक्ट वन आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। अगला सवाल है, व्यक्तिगत शिक्षा इंडिविजुअल टीचिंग क्यों आवश्यक होता है? आपके ऑप्शन है व्यक्तिगत भेदों के कारण, वंशानुक्रम के कारण, पर्यावरण के कारण या उपयुक्त में से सभी। आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन ए, व्यक्तिगत भेदों के कारण। अगला सवाल है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की किस प्रकार की शाखा है? सब आपके ऑप्शंस है अंतरंग, ऑप्शन बी है प्रयोगात्मक, ऑप्शन सी है अनुप्रयुक्त और ऑप्शन डी है सैद्धांतिक। अब आपको बताना है ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की किस प्रकार की शाखा है। 156 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अनुप्रयुक्त यानी अप्लाइड। नेक्स्ट है, बालक की शिक्षा, बालक के विकास की कौन सी अवस्था में उचित यौन शिक्षा की आवश्यकता होती है? बालकों में कौन सी अवस्था होती है जिसमें उनको यौन शिक्षा दिया जा सकता है? शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो कौन सा वो अवस्था सही होता है? आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, जब बालक किशोरावस्था में होता है। अगला सवाल है, द्वितत्व सिद्धांत टू फैक्टर थ्योरी किससे संबंधित सिद्धांत है? आपके ऑप्शन है व्यक्तिगत, ऑप्शन बी है अभिवृद्धि, ऑप्शन सी है बुद्धि या ऑप्शन डी है अभिरुचि। आपको बताना है कि ये किससे संबंधित है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुद्धि से सिद्धांत है, बुद्धि से संबंधित है कौन? टू फैक्टर थ्योरी, द्वितत्व सिद्धांत। अगला सवाल है 59 नंबर क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालकों को निम्नलिखित सहायता भी दी जा सकती है। आपके ऑप्शन से विशिष्ट कक्षा व विद्यालय में शिक्षा, ऑप्शन बी है प्रभावी निर्देशन गाइडेंस, ऑप्शन सी है व्यक्तित्व इंडिविजुअलाइज शिक्षण और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। आपको बताना है करेक्ट वन आंसर। 159 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त में से सभी। 60 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास में आत्मसातकरण एसिमिलेशन एवं कौन सी अन्य प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है? पियाजे के अनुसार आपके ऑप्शन है आत्मसंज्ञान, ऑप्शन बी है समंजन, ऑप्शन डी है कल्पना या ऑप्शन डी है प्रत्यक्षीकरण। तो आपको बताना है ABCD में करेक्ट आंसर क्या है। 161 का कोलहर ने
कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? आप सभी को पता है कि ये CDP का बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का ये जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया है उसका ये 7वां प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है बंदर पर, बी है बनमानुष पर, सी है कुत्ते पर और चौथा है बिल्ली पर। तो कोहलर ने सबसे पहला प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया था? आपके आंसर हो जाएंगे 161 का बी नंबर, बनमानुष पर। ठीक है, कोहलर ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग बनमानुष पर किया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, गेस्टलवादियों ने किस पर विशेष बल दिया है? आपके ऑप्शन हैं अभ्यास पर, पुरस्कार पर, संवेग पर या प्रत्यक्षीकरण पर। आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, प्रत्यक्षीकरण। गेस्टलवादियों ने प्रत्यक्षीकरण पर विशेष बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रेरणा का मनोविश्लेषण सिद्धांत प्रस्तुत किया है? आपके ऑप्शंस है अल्फ्रेड एडलर, ऑप्शन बी है सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन सी है C.C. युंग और डी है विलियम मैकडूगल। तो अब आपको बताना है मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, C.G. युंग ने। अगला सवाल है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सबसे अधिक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व प्रकार में आते हैं? आपके ऑप्शन हैं अंतर्मुखी, बी है बहिर्मुखी, सी है उभयमुखी और डी है उपरोक्त नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहिर्मुखी। ठीक है, अगला सवाल है, वेशभूषा, रहन सहन, आहार, धर्म, भाषा, रीति रिवाज इत्यादि व्यक्तित्व के कैसे निर्धारक हैं? आपके ऑप्शन हैं जैविक, बी ऑप्शन है सांस्कृतिक, सी ऑप्शन है सामाजिक और डी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक। ठीक है, वेशभूषा, रहन सहन, आहार, धर्म, भाषा, जाति, रीति रिवाज, ये कैसे हैं? सब सांस्कृतिक व्यक्तित्व के निर्धारक हैं। अगला सवाल है, ज्ञान प्राप्त करने की जो विधियां मानी जाती है उसमें से निम्न में से जो विधि नहीं है वह क्या है? आपके ऑप्शन है सत्ता, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत अनुभव, ऑप्शन सी है निगमन विधि या ऑप्शन डी है ज्ञान। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 66 का ऑप्शन डी, ज्ञान। ज्ञान प्राप्त करने की जो विधियां मानी जाती है उसमें ज्ञान विधि नहीं है। अगला सवाल है, विश्वसनीयता तथा वैधता में मुख्य अंतर है कि? आपके ऑप्शंस हैं विश्वसनीयता परीक्षण का एक वांछनीय गुण होता है जबकि वैधता परीक्षण का एक अवांछनीय गुण है। ऑप्शन बी है विश्वसनीयता परीक्षण का किसी बाह्य कसौटी के साथ सहसंबंध होता है जबकि वैधता आत्म संबंध होता है। अगला ऑप्शन है विश्वसनीयता परीक्षण का आत्म संबंध होता है जबकि परीक्षण का किसी बाह्य कसौटी के साथ सहसंबंध होता है। और डी नंबर है कि विश्वसनीयता परीक्षण प्राप्तांकों का गुण होता है जबकि वैधता परीक्षण का। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वसनीयता परीक्षण का आत्म संबंध होता है। ठीक है, जबकि परीक्षण का किसी बाह्य कसौटी के साथ सहसंबंध होता है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला सवाल है,
किसी की शोध समस्या के निर्णय हेतु बुनियादी आवश्यकता है। तो बुनियादी आवश्यकता क्या है? आपके ऑप्शन से केवल समस्या, ऑप्शन बी है केवल आवश्यकता, ऑप्शन सी है संसाधन या ऑप्शन डी है समस्या, आवश्यकता व संसाधन। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी कुछ है, ठीक है। समस्या भी है, आवश्यकता भी है और संसाधन भी है। शोध के लिए बुनियादी आवश्यकताएं ये तीनों चीज होती है। अगला सवाल है, विवेक डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी वैधता किसे कहते हैं? विवेक वैधता किसे कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, जब परीक्षण करने सभी प्रत्याशित प्रसंगों के साथ सहसंबंधित होता है। ऑप्शन बी है, जब परीक्षण के एकांशों में आपसी विविधता होती है। ऑप्शन सी है, जब परीक्षण उन प्रत्याशित प्रसंगों के साथ सहसंबंधित होना चाहिए। और ऑप्शन डी है, जब परीक्षण विभिन्न उप प्रत्याशित कसौटियों के बीच अंतर कर सकने में समर्थ होता है। 169 का आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जब परीक्षण उन प्रत्याशित प्रसंगों के साथ सहसंबंधित होना चाहिए। अगला सवाल है, प्रतिदर्श वैधता इट मीन सैम्पलिंग वैलिडिटी किसे कहते हैं? तो सैम्पलिंग वैलिडिटी किसे कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं, परीक्षण सीमा तक संपूर्ण अंतर विषयी क्षेत्र कंटेंट का प्रतिनिधित्व ठीक ढंग से कर पाता है उसे प्रतिदर्श वैधता कहा जाता है। या ऑप्शन बी है, परीक्षण की सीमा तक यह बतला पाता है कि एकांशों द्वारा संबंध अंतर विषयी क्षेत्र आइडेंटेड कंटेंट एरिया का प्रतिनिधित्व हो पाता है। या ऑप्शन नंबर सी है, परीक्षण किसी सीमा तक उत्तम प्रतिदर्श तथा घटिया एकांशों के प्रतिदर्श में अंतर कर पाता है। या चौथा है कि परीक्षण जिस सीमा तक यह बतला पाता है कि एकांशी द्वारा संबंध अंतर विषयी इंटेंडेड कंटेंट एरिया का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सैंपलिंग वैलिडिटी किसे कहते हैं, इस संदर्भ में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परीक्षण सीमा तक संपूर्ण अंतर विषय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ठीक ढंग से कर पाता है उसे ही प्रतिदर्श वैधता कहा जाता है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, जनसंख्या विजातीय हो तो एक सैंपल को चुनने की उचित पद्धति क्या होगी? आपके ऑप्शंस हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग, परपाजित सैम्पलिंग या स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जनसंख्या विजातीय हो तो एक सैंपल का चुनने का उचित पद्धति क्या होगी? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। ओके, नाव है शून्य यानी कि नल परिकल्पना है, क्या है? नल परिकल्पना क्या है? ऑप्शन है आपके, नकारात्मक रूप में कही गई, या सभी प्रयोगात्मक अध्ययन में कही गई, या सभी शोध अध्ययन में निर्मित या सांख्यिक रूप से टेस्ट की हुई। तो शून्य परिकल्पना क्या है? इट मीन्स कि नल क्या है? आपका आंसर हो जाएगा डी, सांख्यिक रूप से टेस्ट की हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चरों का नियंत्रण यानी मैनिपुलेशन किया जाता है। तो चरों का नियंत्रण कैसे किया जाता है? सहसंबंध अध्ययन में, प्रायोगिक अनुसंधान में, क्षेत्रीय अध्ययन में या कार्योत्तर एक्सपोस्ट फैक्टो शोध में? कौन सा शोध होना चाहिए यहाँ पे? इसका आंसर हो जाएगा प्रायोगिक अनुसंधान में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अप्रचालित यानी कि नॉन पैरामेट्रिक परीक्षण किसके लिए उपयोगी होगा और किसके लिए उपयोगी है? आपके ऑप्शंस हैं भविष्य कथन के लिए, अनुमान के लिए, वर्ण और अनुमान के लिए या वर्णन के लिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुमान के लिए नॉन पैरामेट्रिक परीक्षण उपयोगी है। अगला सवाल है अनुप्रयोगात्मक अनुसंधान का परिणाम होता है। तो अनुप्रयोगात्मक अनुसंधान का परिणाम क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए खोज, बी आविष्कार, सी समस्या समाधान या डी नई नीतियाँ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वर्णन एवं अनुमान। सॉरी, आपका आंसर हो जाएगा समस्या समाधान। अगला सवाल है गुणांक कॉन्फिशिएंट अल्फा क्या है? गुणांक अल्फा क्या है या कॉन्फिशिएंट अल्फा क्या है? आपके ऑप्शन है परीक्षण करने की विश्वसनीयता ज्ञात करने की एक विधि है, या ऑप्शन बी परीक्षण की वैधता ज्ञात करने की एक विधि है, या ऑप्शन सी एकांश विश्लेषण की एक विधि है, या ऑप्शन डी एक तरह का मानक है जिनका प्रयोग केवल उपलब्धि परीक्षण में होता है। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, परीक्षण करने की विश्वसनीयता ज्ञात करने की एक विधि है क्या? गुणांक अल्फा या कॉफिशिएंट अल्फा। अगला सवाल है प्राप्तांक लेखक विश्वसनीयता से तात्पर्य होता है। इट मीन्स स्कोरर रिलायबिलिटी से तात्पर्य क्या है? आपके ऑप्शन हैं प्राप्तांक लेखन करने वाले व्यक्तियों के निर्णय में संगतता से, या ऑप्शन बी है प्राप्त अंक लेखन करने वाले निर्णयों में असंगतता से, या ऑप्शन सी है प्राप्तांक लेखन करने वाले व्यक्तियों के निर्णयों में पूर्वाग्रहों से, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से किसी भी तथ्यों से नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 177 का ऑप्शन ए हो जाएगा कि प्राप्तांक लेखन करने वाले व्यक्तियों के निर्णय में संगतता से तात्पर्य यही है। अगला सवाल है लीकट विधि द्वारा तैयार मनोवृत्ति मापनी में एकांशों की संख्या लगभग होती है। तो क्या होती है? एकांशों की संख्या लगभग होती है। ऑप्शन है 20 से 25, 25 से 20 से 25, 30 से 35, 10 से 15 या 40 से 45। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 20 से 25 संख्या लगभग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यादृच्छिक न्यायदर्श विधि में किसने संख्या सारिणी का प्रयोग किया है? आपके ऑप्शंस हैं टी8 ने, ऑप्शन बी है टी8 तथा फिशर दोनों ने, ऑप्शन सी है वकिंघम ने, या ऑप्शन डी है फिशर ने। 179 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये दोनों भाई साहब ने मिलकर किया है, टी8 तथा फिशर दोनों ने। ठीक है, अगला सवाल है मनोवैज्ञानिक और शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन हेतु न्यायदर्श का कौन सा रूप प्रयुक्त होता है? आपके ऑप्शंस हैं विषम जातीय, ऑप्शन बी है समजातीय, ऑप्शन सी है कोई भी रूप नहीं, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से सभी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, विषम जातीय। ठीक है, विषम जातीय न्यायदर्श का कौन सा रूप प्रयुक्त होता है? तो विषम जातीय होता है। किस लिए? मनोवैज्ञानिक और शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन के लिए। अगला सवाल है प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो किसे मानना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन बी है शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, ऑप्शन सी है अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, या ऑप्शन डी है पढ़ाने की उत्सुकता में दक्षता।
तो इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धैर्य और दृढ़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है या सामूहिक पठन करते हैं तो कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को सब पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर होता है? सवाल काफ़ी लंबा है तो आई थिंक कि इसको छोटा करना पड़ेगा, आपके ऑप्शंस दिख सके इसके लिए। ठीक है, आपके ऑप्शंस क्या क्या हैं देखिए ज़रा। पहला है, अभिभावकों को प्राचार्य से अनुरोध करना चाहिए, ठीक है, कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें। दूसरा है, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करना चाहिए। यह ऑप्शन सी है, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। ये कहाँ का है कि बच्चे को स्कूल से निकाल लिए, दूसरे में दिए, फिर तीसरे में दिए? नहीं, ऐसे तो इस तरह की हैबिट डेवलप हो जाएगी। या फिर है चौथा कि अभिभावकों को प्राचार्य से, प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। नहीं, शिकायत भी आप नहीं करनी चाहिए, बच्चे को निकालना भी नहीं चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करना चाहिए। कोई मतलब थोड़ी है कि बच्चे को स्कूल से निकाल दिए या फिर टीचर के बिहाफ में जा कर के शिकायत कर दिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मिलकर बात करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो वो घटना क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या ऑप्शन डी है संवेदी प्रेरक अवस्था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉन्क्रीट वाला हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन का मानचित्रण संबंधित है। तो मन का मानचित्रण संबंधित है, किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है, साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से संबंधित है, या ऑप्शन बी है मन का चित्र बनाने से, या ऑप्शन सी है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान करने से, या ऑप्शन डी है जो बोध है, समझ है, बढ़ाने की तकनीक से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान करके। ठीक है, मन का मानचित्रण इसी से संबंधित है कि मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से मन का रिसर्च है। अगला सवाल है ऑप्शन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 185 का, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्या को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। 4 ऑप्शन है आपके पास, फिर से आपको बताना है कि विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने की संबंधित समस्या को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? आपके ऑप्शन है, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, ऑप्शन बी है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना। हाँ, ये कुछ अच्छा लग रहा है। तीसरा है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, और चौथा है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम बढ़िया लड्डू क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कि अक्षमता के अनुरूप शिक्षण पद्धति का प्रयोग करें, कि जिस बच्चे की जितनी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग ही हम चीज़ों का शिक्षण पद्धति का चयन करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा आँख से देख ही नहीं सकता और किताब उनके सामने रख दी और बोल दें पढ़ो, तो ये तरीका नहीं है, ये कोई शिक्षण पद्धति नहीं है। तो उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग ही हम उससे काम करवाएंगे, तभी तो वो कर पाएगा।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए है, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी है, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। या ऑप्शन सी है, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों को कोचिंग कराना। या ऑप्शन डी है, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर सबसे बढ़िया और सटीक ऑप्शन ए हो जाएगा। ज़रा इसको देखिए कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभा का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। कि बच्चों को आप जितना सवाल पूछने का अवसर उपलब्ध कराएंगे उतना ही उसमें क्या होगा, सृजनात्मकता का पोषण होता रहेगा। आई थिंक कि आज इतना ही रखेंगे, वीडियो बड़ी हो रही है।